नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मवीर धुरंधर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी व देश के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने एक सीरीज का आरंभ किया था जिसमें जोशीमठ के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व की हम लोगों ने चर्चा की थी और आज के इस क्लास में हम लोग जोशीमठ के ज्योग्राफिकल रीजन्स को देखेंगे, क्षेत्रों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जोशीमठ के जो है ज्योग्राफी को देखते हैं। जोशीमठ कहाँ स्थित है? यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। ठीक है, यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और हम लोग उत्तराखंड को दो भागों में मुख्यतः विभाजित करते हैं। एक गढ़वाल क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, गढ़वाल, ठीक है, और दूसरा कुमाऊं क्षेत्र, है ना, कुमाऊं। और ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र में स्थित है। गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या स्थित है? हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपको लोकेशन यहाँ पर जो दिख रहा है, ये क्षेत्र हमारा जो है जोशीमठ है। ठीक है दोस्तों, और यह जोशीमठ ही किसके मार्ग में पड़ता है? बद्रीनाथ धाम के मार्ग में पड़ता है। साथ ही यह जो है नंदा देवी जो नेशनल पार्क जाने के रास्ते में भी ये स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बद्रीनाथ धाम से, बद्रीनाथ धाम अगर जाना हो तो जोशीमठ से होकर जाया जाता है। साथ ही नंदा देवी नेशनल पार्क जाने के रास्ते में भी जोशीमठ पड़ता है। ठीक है, और नंदा देवी नेशनल पार्क में क्या स्थित है? नंदा देवी नेशनल पार्क में ही वैली ऑफ फ्लावर, है ना, फूलों की घाटी जिसको कहते हैं, वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज जो और महत्वपूर्ण है वह है जोशीमठ से होकर गुजरने वाली नदी। ठीक है, जोशीमठ से होकर कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? जोशीमठ के नीचे से गुजरती है अलकनंदा। ठीक है, और ये अलकनंदा कहाँ से आती है? तो ये बद्रीनाथ के ऊपर स्थित संतो पंथ, ठीक है, संतो पंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक, और धौली गंगा दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं? विष्णु प्रयाग बनाते हैं। कौन कौन सी नदियां मिलकर? अलकनंदा और धौली गंगा दोनों नदियां मिलकर यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनाती हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को एक नाम मिल गया, विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो अब आप लोगों के जहन में या यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये प्रयाग क्या है। ठीक है, अब हम लोग प्रयाग के बारे में जानते हैं। तो प्रयाग क्या होता है? जैसे आप लोगों ने प्रयागराज नाम सुना होगा, है ना। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित। यहाँ पर क्या है? तीन नदियों का संगम है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, तो तीनों नदियों के संगम को क्या कहा गया है? प्रयागराज कहा गया। ऐसे ही नदियों के संगम को, यहाँ पर नदियां यानी कि दो या दो से अधिक नदियां जहाँ पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं दोस्तों। ठीक, क्या कहा जाता है? प्रयाग। ऐसे ही उत्तराखंड में विभिन्न नदियों के संगम में 5 प्रयाग स्थित है। ठीक है, 5 प्रयाग। तो उत्तराखंड में इसीलिए पंच प्रयाग बहुत प्रमुख है, पंच प्रयाग। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड में कौन कौन से पंच प्रयाग हैं? एक हो गया विष्णु प्रयाग, है ना, एक विष्णु प्रयाग, एक नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। आप लोग यहाँ इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे, यहाँ पर दो नदियों का संगम है, जैसे ये, है ना, यहाँ पर दो नदियां आ रही हैं, है ना। ये देव प्रयाग का पिक्चर है, ये रुद्र प्रयाग का पिक्चर। ठीक है, ये कर्ण प्रयाग है, यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा दो नदियां आ रही हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है? नदियों के संगम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रयाग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पंच प्रयाग के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने प्रयाग को समझ लिया है। प्रयाग क्या होता है? दो नदियों का संगम होता है, दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है। अब हम लोग उत्तराखंड में पाए जाने वाले पंच प्रयाग यानी 5 प्रयागों के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है विष्णु प्रयाग के बारे में। विष्णु प्रयाग कौन कौन सी नदियों का संगम में स्थित है? विष्णु प्रयाग है अलकनंदा और धौली गंगा के संगम में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ है? जोशीमठ के नीचे स्थित है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, विष्णु प्रयाग। अब अलकनंदा और धौली गंगा मिलके अलकनंदा नदी ही आगे बढ़, मतलब मुख्य नाम, मुख्य नदी के रूप में अलकनंदा को जाना जाता है। अब अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसके साथ आगे जाकर जब नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी नदी, ठीक है, ठीक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंदाकिनी, इधर हिंदी में बना हुआ है, इधर इंग्लिश में चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिल रही है, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर क्या बनाती हैं, नंद प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं, ठीक है। अब आगे फिर अलकनंदा बहती हैं और अलकनंदा जब पिंडर से मिलती, पिंडर गंगा, ठीक है, यहाँ पर पिंडर गंगा देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं पिंडर गंगा, और अलकनंदा और पिंडर गंगा जब मिलती हैं तो जिस स्थान पर मिलती हैं तो क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग, ठीक है दोस्तों, वह स्थान क्या बनता है, कर्ण प्रयाग बनता है ना। अब कर्ण प्रयाग से आगे बढ़ते हैं और अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है, नहीं, अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है ना, अलकनंदा अब किससे मिल रही है, मंदाकिनी से मिल रही है, तो क्या कौन से स्थान बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा जब इससे मिल रही है मंदाकिनी से, और मंदाकिनी कहाँ से होकर निकलती है दोस्तों, मंदाकिनी होकर निकलती केदारनाथ धाम से, केदारनाथ के पास से, ठीक है। तो ये दोनों मिल जहां पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं गंगा का निर्माण, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, धार्मिक महत्व रखने वाली गंगा का निर्माण कैसे होता है। यह होता है दो नदियों, अलकनंदा है ना, जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अलकनंदा और अलकनंदा है ना, अलकनंदा और भागीरथ दोनों मिलकर क्या, कौन से स्थान में मिलते हैं, देवप्रयाग में मिलते हैं, अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं और दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, ठीक है, साथ ही आर्थिक महत्व भी रखती है, ठीक है दोस्तों। तो यह भागीरथ जो नदी है वह कहाँ से निकली, गंगोत्री से निकली, ठीक है, और आगे चलकर गंगा में, ठीक है, यमुना और सरस्वती मिलती है। तो हम लोग मानते हैं, वैसे तो मुख्यतः हम लोगों को दिखाई देती हैं गंगा और यमुना है, ठीक है, गंगा और यमुना कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में मिलती है। तो ये हो गया हमारा पंच प्रयाग, जो हमारे लिए ये जो है पंच प्रयाग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो है जोशी मठ में अलकनंदा नदी स्थित है और अलकनंदा नदी और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनाते हैं, इसलिए ये अन्य प्रयाग हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो किसी न किसी पीएससी, यूपीएससी या किसी न किसी लोक सेवा आयोग में आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग इससे संबंधित जो आंसर राइटिंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये इसमें ये जो हम लोगों ने पंच प्रयाग पढ़े हैं उसके बारे में ही इसमें डिस्कशन किया गया है, लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में पूछे जा सकते हैं, एक यूपीएससी का अगर हम लोग देखें और यूपीपीएससी का देखें, ठीक है, तो इसके कौन से पेपर में पूछा जा सकता है, GS1 में, ठीक है दोस्तों, GS1 के जियोग्राफी में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का क्वेश्चन भी GS पेपर 1 के हिस्ट्री वाले, आर्ट एंड कल्चर वाले क्षेत्र एरिया में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो ज्योग्राफी का से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको GS पेपर 3 में, ठीक है, GS पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है। GS पेपर 3 में क्या क्या है, इन्वायरमेंट है ना, और क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जोशीमठ में हुए भूमि धसाव यानी कि लैंड सिंकिंग का कारण बताएं, रीजन बताएं, है ना,
कारण का चर्चा करें और इसके बचाव यानी कि इसके प्रिवेंशन के लिए जो है उपाय हों, क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसके रीजंस। ठीक है, इसके रीजन क्या है इसको देखते हैं, है ना। जो अ, जो लैंड सिंकिंग हुआ है या भूमि धंसा हुआ है जोशीमठ में, उसके कारणों की चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने अभी न्यूज़ में बहुत सारे कारणों के बारे में सुना होगा, लेकिन यूपीएससी के एक छात्र या लोक सेवा के छात्र होने के नाते आपको मुख्य कारणों को जानना बहुत जरूरी है। जो न्यूज़ में जो कारण बताए जा रहे हैं वो अलग महत्व रखते हैं, लेकिन हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि वास्तव में इसके रीजंस क्या है या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग दो भागों में मुख्य रूप से विभाजित कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक कारण। ठीक है, प्राकृतिक कारण में यानी कि नेचुरल कारण। ठीक है, तो नेचुरल कारण क्या हो सकते हैं आप लोग बताइए, आप लोग भी पढ़े हैं, आप लोगों को भी समझ होगा क्या क्या कारण हो सकते हैं प्राकृतिक कारण। सबसे पहले हम लोगों को प्राकृतिक कारण में जो दिखाई देता है वह है इसका हिमालयी क्षेत्र में होना, यानी कि माउंटेन रीजन में होना। और हिमालय जो है वो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इस कारण से इसमें अभी भी क्या हो रहा है, उभार यानी कि उठाव हो रहा है, या इस क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की भौगोलिक गतिविधि पाई जाती है। ठीक है, तो इस कारण से ये हिमालयी क्षेत्र होने के कारण से इसमें घाव का एक बड़ा कारण है। ठीक है, तो हिमालय बड़ा प्राकृतिक कारण है। ठीक है, इसके साथ क्या है दोस्तों, इसके साथ हम लोग क्या देखते हैं, ये जो जोशीमठ है वो लैंडस्लाइड से उत्पन्न हुए मलबे पर स्थित है। ठीक है, तो कैसे क्षेत्र पर स्थित है, ये मलबे पर बना हुआ शहर है ना। तो इस कारण से भी इसमें जो मिट्टी है वह क्या है, सिंक होने वाली है, अस्थिर मिट्टी है, अनस्टेबल मिट्टी है। ये क्षेत्र भी स्वयं अनस्टेबल है, अस्थिर क्षेत्र है, जिसके कारण से हम लोगों को इसमें क्या दिखाई देता है, सिंकिंग की समस्या दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम लोग क्या देखते हैं कि जो जोशीमठ है उसके नीचे से जो नदी बहती है, उसके पास से जो नदी बहती है अलकनंदा, वह इसमें कटाव को उत्पन्न करती है, यानी कि इसमें कटाव का को जन्म देती है। ठीक है दोस्तों, तो अलकनंदा जो नदी है वो भी क्या है, बड़ा कारण है इसमें कटाव का। ठीक है, या भूमि धसाव का। ठीक है दोस्तों, और क्या हो सकता है, और एक रीजन है प्राकृतिक, उसको मानवीय कारणों में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक में देखते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ये मानवीय कारण भी है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको प्राकृतिक नेचुरल रीजंस में ले रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण से क्या हो रहा है, ग्लेशियर आदि पिघल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लेशियर पिघलने के कारण से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है जो नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, और उसमें उसके कारण से क्या हो रहा है, उस क्षेत्र में नदी यानी कि नदियों में या ये जोशीमठ है उस क्षेत्र में पानी का जो बहाव है वो बढ़ रहा है और पानी की मात्रा बढ़ रही है। इसके कारण से वो बहुत सारे भूमि कटाव के कारण भूमि जो इसका लैंड है उसमें कटाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके क्या देख लेते हैं, मैन मेड कारण यानी कि मानवीय कारण को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैन मेड कारण, मैन मेड रीजंस। ठीक है, मैन मेड रीजंस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, मैन मेड रीजन में आप लोग एक तो सबसे पहला है शहरीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या दबाव। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ते जा रही है शहरीकरण के कारण से, है ना, अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं, अर्बनाइजेशन के कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है, दबाव बढ़ते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक हो गया अर्बनाइजेशन। और क्या रीजन है आप लोग बताइए, आप लोग भी सोच सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए।
दूसरा सबसे बड़ा कारण है डेवलपमेंट वर्क, ठीक है, विकास कार्य। क्या है? विकास कार्य, डेवलपमेंट वर्क। डेवलपमेंट वर्क में जैसे हम लोग देखते हैं रोड कंस्ट्रक्शन, है ना, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में। और क्या हो रहे हैं, और हम लोग वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे जैसे टनल बनाए जा रहे हैं, है ना, ये भी बड़े रीजंस हैं यहाँ पर लैंड सिंकिंग के, यानी भूमि धसाव के। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और क्या रीजन हो सकता है? एक हो सकता है टूरिज्म, पर्यटन। ठीक है, टूरिज्म। टूरिज्म क्यों है? टूरिज्म के कारण से क्या होता है, जनसंख्या दबाव यहाँ पर बढ़ जाता है, लोगों का आना जाना, और वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट कार्य बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। जैसे नंदा देवी जाने वाले लोग भी यहीं से होकर गुजरते हैं, है ना, नंदा देवी जाना है तो भी यहीं से होकर गुजरेंगे, जोशीमठ से। अब किसी को बद्रीनाथ धाम जाना है वो भी यहीं से होकर गुजरेंगे। और यह खुद जोशीमठ शंकराचार्य के द्वारा स्थापित प्रथम मठ होने के कारण से बहुत सारे लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, टूरिज्म के कारण से यहाँ पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। और क्या रीजन हो सकते हैं इसमें? जैसे डिफॉरेस्टेशन, है ना, वी वनीकरण। ये वी वनीकरण के कारण से क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे वन वहाँ पर काटे जाते हैं, और पेड़ पौधों के काटे जाने के कारण से लैंडस्लाइड बढ़ जाता है ना, नदियों का बहाव बढ़ जाता है, आपदा आने की यानी कि डिजास्टर आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये सब ऐसे कारण है जिसके कारण से जो है जोशीमठ में ये समस्याएं या यह डिजास्टर हमको दिखाई देता है। और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल हमें बताइएगा कि क्या क्या और कारण हो सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बचाव के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बचाव के लिए क्या करेंगे, आप लोग बताइए, बचाव के लिए आप क्या करेंगे? जोशीमठ के बचाव, जोशीमठ को आपको बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं जोशीमठ को बचाने के लिए? तो जोशीमठ के बचाव में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन को सबसे पहले, उनकी लाइफ सब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो उनके लिए क्या करना, पुनर्वास, ठीक है, रिहेबिलिटेशन का काम करना, उनको पुनर्वास करना। ठीक है, उनको पुनर्स्थापित करना, पुनर्वास करना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुनर्वास करने के बाद हम लोग यानी कि रिहेबिलिटेट करने के बाद उस क्षेत्र को बचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर रिसर्च करेंगे, एक टीम बनाएंगे जो उस क्षेत्र के भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल चीज़ों के बारे में रिसर्च करेगी और एक रिपोर्ट देगी। इसके बाद गवर्नमेंट किसी प्रकार का डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके। ठीक है, तो एक क्या क्या करेंगे, हम लोग समिति बनाएंगे, है ना, समिति बनाएंगे या कमिटी, समिति या कमिटी, है ना, जो ये साइंटिफिक रिसर्च करेगी। ठीक है, क्या करेगी, साइंटिफिक रिसर्च करेगी, साइंटिफिक रिसर्च करेगी। ठीक, तो साइंटिफिक रिसर्च करने वाली हम लोग कमेटी बनाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि जो एम सी मिश्रा कमेटी थी, है ना, एम सी मिश्रा कमेटी जो बनाई गई थी पहले, उसने जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी क्रियान्वित कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं, या उसमें जो उपाय बताए गए थे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट वर्क है ना, इस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर अभी कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं। तो डेवलपमेंट वर्क को रोका जा सकता है। इसके साथ हम लोग इसके बचाव के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो हमारे डेवलपमेंट वर्क हैं वो कैसे होने चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए।
तो हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच का नाम सुना होगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी आपने सुना भी होगा। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि यूनाइटेड नेशन के गोल हैं। इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर वगैरह में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच को आगे बढ़ा सकते हैं। सतत विकास अप्रोच, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच को इसमें अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं कारण, तो हमने पहले देखा, और उसके बाद ये हो गया हमारे जो है बचाव के माध्यम या तरीके। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग प्रॉपर इंट्रो भी लिख सकते हैं और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, यानी निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। इंट्रो में जोशीमठ के बारे में बताते हुए 2-3 लाइन में आप लिख सकते हैं, और उसमें भूमि धसाव के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और कंक्लूजन में आप लोग जो बचाव के जो तरीके हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर जो है एक प्रॉपर निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, जिसमें बताएंगे कि अभी भी जो समय है इसके माध्यम से हम इसको, अभी भी बहुत सारे तरीके हैं जिसका उपयोग कर हम तो जोशीमठ में जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। उसको बताते हुए आप एक निष्कर्ष लिखेंगे। अब दोस्तों ये हो गया फर्स्ट पेपर, और थर्ड पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा हो गई। अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं जिसमें फोर्थ पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इथिक्स से रिलेटेड, इथिक्स के केस स्टडी से रिलेटेड है ना, उस पर मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसके बारे में आप उस पर आंसर लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आप चमोली डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, ठीक है, आप क्या हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, और वहाँ पर जो है लैंड सिंकिंग यानी भूमि धसाव की समस्या उत्पन्न हुई है, भूमि धसाव की समस्या उत्पन्न हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा वहाँ किस प्रकार के बचाव के कार्य किए जाएंगे, या किस प्रकार आप प्रियोरिटी बेसिस यानी कि प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए आप किसे प्रियोरिटी बेसिस पर बचाएंगे, सबसे पहले आप किसको बचाएंगे, इसके बारे में प्रश्न है। जैसे आप किसको महत्व देंगे बचाने के क्रम में, सबसे पहले आप किन चीज़ों को महत्व देंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।